जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने सस्पेंशन रूल को स्टार्ट किया था और रूल 10 जो सस्पेंशन का है उसका सारा जो मेन यानी रूल क्या कहता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कोर्ट्स के जजमेंट कुछ रूल्स के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको बताते हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी डिस्कस किया था कि इस सेशन को अब सस्पेंशन के ऊपर जो सेशन है उसको दो पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम मेन रूल्स करेंगे। तो मेन रूल्स हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था और जो फॉर्मेट्स थे ये सस्पेंशन के, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के या डीम्ड सस्पेंशन के या रिवोकेशन, और डीम्ड सस्पेंशन का रिवोकेशन हो या जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है मेन उसका रिवोकेशन हो, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, उसको डिस्कस कर लिया था। और ये बात की थी कि हमने जो सेकंड सेशन है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डीओपीटी के कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस जो हैं सस्पेंशन के ऊपर, वो जो 4/11 यानी 4 नवंबर 2022 को अपडेट हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये भी हमने बात की थी कि कोर्ट्स के जो जजमेंट है रूल 10 के ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में एक बार देख लेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट था कोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला, उसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो आप लोगों ने पढ़ लिया और ज़्यादातर लोगों को समझ में आया, तो इसलिए हम इसकी ब्रीफली यानी थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाने वाले हैं। जो हम बात आज मेन तौर पर करने वाले हैं वो है डीओपीटी के कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस जो सस्पेंशन के ऊपर है। तो वो गाइडलाइंस क्या है ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, और ये है हमारे डीओपीटी के कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस। पहली बात तो डीओपीटी ने ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस निकालना स्टार्ट कर दिया है। पहले इस तरह के गाइडलाइंस नहीं बनते थे, और या थे तो बहुत ही रेयरली अवेलेबल थे। तो एक तो डीओपीटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए डीओपीटी का बहुत बहुत हमें धन्यवाद भी करना चाहिए, और डीओपीटी से ये भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें कि और भी अगर जो बाकी गाइडलाइंस हैं या रूल्स हैं उसको इसी तरह से कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारे जीआईडीज और ये सब एक साथ अगर अपडेटेड मिलता रहे साल दर साल या हर 6-6 महीने पे ये अपडेट होता रहे, तो ये सबके लिए, सब गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी, और जो एस्पिरेंट्स हैं जो एसओएलडीसी एग्जाम में अपीयर होंगे या कहीं पे भी अपीयर हो रहे हैं जिसके अंदर ये रूल्स यूज़ होते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि गाइडलाइंस डीओपीटी बनाती है और उसी गाइडलाइंस को छाप कर जो पब्लिशर्स हैं बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट से लेते हैं या गवर्नमेंट से लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए अपने गाइडलाइंस खुद ही पब्लिश करें, और सबके पास रेडली अवेलेबल होगा तो बुक क्यों खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी पब्लिशर की। तो ये जो है अगर डीओपीटी अगर इस तरह से कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इस तरह का जो डीओपीटी का ये कदम है बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि रूल 10 जो आपका सीसीएसई से रूल सस्पेंशन के बारे में। देखिए इसके अंदर आपको एग्जाम के तौर पर रूल नंबर भी याद होना चाहिए जो मेन मेन रूल्स हैं, जैसे कि पेनल्टीज किस में बताया गया, रूल 11 है आपका, अपील किसके अंदर है, 23 है। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं मेन मेन रूल्स उसके बारे में आपको याद भी रहना चाहिए कि मेजर पेनल्टी किसके अंदर इनिशिएट होता है, 14 है, माइनर पेनल्टी किस रूल के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, 16 है। तो इस तरह के कुछ कुछ रूल्स जो है आपको याद भी रहने चाहिए, बाकी रूल्स याद रहे ना रहे। ठीक है, तो ये आपको रूल नंबर इसलिए मैं बार बार यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ ताकि आपको याद भी होता रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि गाइडलाइंस में लिखा क्या है। तो गाइडलाइंस बेसिकली क्या होती है कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब जो रूल्स बता रहा है या रूल जो है पार्लियामेंट ने, हमारे प्रेसिडेंट ने 309 आर्टिकल के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके ये रूल्स बनाए, तो स्टैट्यूटरी पावर है, वो स्टैट्यूटरी रूल्स हैं ये। तो इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस होते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो रूल के अंदर बताया गया उसी को फर्दर इलेबोरेट करना, उसको थोड़ा और क्लियर करना। ठीक है, कभी भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कभी भी जो मेन रूल है उसको यानी चेंज नहीं कर सकता, उसके कॉन्ट्रैरी नहीं हो सकता, उसको एक्सप्लेनेटरी हो सकता है लेकिन उसका कॉन्ट्रैरी नहीं हो सकता। रीज़न वही है क्योंकि ये है गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये बेसिकली रूल को सप्लीमेंट करने के लिए होता है जो कि स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। स्टैट्यूटरी रूल्स एक पार्लियामेंट से एक तरह से कह सकते हैं कि इस पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव्ड है। तो जो चीज़ पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है और जो एक एग्जीक्यूटिव अप्रूव कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास वो पावर नहीं है जो लेजिस्लेचर के पास या पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इसलिए वो पावर हमेशा सुप्रीम रहेगी, और जो एग्जीक्यूटिव है कभी भी उस पावर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो कभी भी जो मेन रूल है उसके अगेंस्ट नहीं होगा। तो इसको आप एक तरह से सप्लीमेंट्री मान के चलेंगे या एक्सप्लेनेटरी मान के चलेंगे जो मेन रूल्स हैं। ठीक है,
कोई भी जो है मेन रूल आपका सबसे पहले सबसे सुप्रीम है, उसके बाद ये आपके गाइडलाइंस या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये आपके हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बताया कि सस्पेंशन इज टू बी रिसोर्टेड टू स्पेरिंगली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन ये नहीं कि आपने एक थंब रूल बना दिया कि किसी भी कोई भी मैटर हो गया, छोटा है बड़ा है, सबके अंदर आपने क्या सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सस्पेंशन होगा आपको स्पेरिंगली, मतलब आपको अपना जजमेंट यूज़ करके, आपको अपना लॉजिक यूज़ करके बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है। तो whenever a government servant is placed under suspension, not only does the government lose his services but also pay him for doing no work। क्योंकि जब आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, उसको आधी सैलरी यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस तो आप दे ही रहे हैं उसके अंदर, और वो आधी सैलरी जो बाकी उसकी सब्सिस्टेंस अलाउंस के आगे बाकी जो बची है वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका सस्पेंशन क्या है, विदाउट रीज़न है, अगर उसको चैलेंज किया गया और विदाउट रीज़न आपका फाउंड हुआ तो आपको क्या है वो सैलरी भी पूरी देनी पड़ेगी। मतलब आपने काम भी नहीं कराया, गवर्नमेंट का पैसा भी गया और कोई उसका फ़ायदा भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए जब भी सस्पेंशन में किसी को रखना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो जो भी मटीरियल है उसके बेसिस पे एक लॉजिकली कंसीडर्ड डिसीजन लेना है, ये बताता है। ये ओएम है आपका, यहाँ पे जो डीओपीटी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कब का ओएम है, तो आप इसको रेफर कर भी सकते हैं डिटेल में अगर देखना हो तो। ठीक है, तो इट हैज़ आल्सो ए स्टिग्मा अटैच टू इट। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको क्या लॉस हो रहा है, पे तो चलो खैर उसको बाद में मिल जाएगी, आधी पे या जो भी सब्सिडेंस अलाउंस के अलावा बाकी का पे है वो बाद में मिल जाएगा अगर उसका सस्पेंशन जो है विदाउट रीज़न रहा तो। लेकिन उसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है, जो सोसाइटी में जिसको भी पता चलेगा कि ये सस्पेंडेड है, तो उस सोसाइटी में उसके साथ क्या किस तरीके से देखा जाएगा, उसको हीन भावना से जो स्टिग्मा उसको लेके चलना पड़ेगा, वो भी एक रीज़न है। तो इस वजह से कभी भी जो ये काम करना है सस्पेंड करने का, उसको एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से कंसिडर डिसीजन होना चाहिए, ना कि आप विदाउट अप्लाइंग योर माइंड इस तरह का डिसीजन ले लें और एक हर तरह के केस में आप इसी तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो केस टू केस सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी कोर्ट्स ने भी बोला है कि सस्पेंशन जो है केस टू केस बेसिस पे उसको कंसीडर करके फैक्ट्स और जो सर्कमस्टांसेस है उस केस को वो देखने के बाद सस्पेंड किया जाना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग द माइंड। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको अपना माइंड अप्लाई करना है, जो भी उसके सामने सब्सटेंस है, जो केस के मैटर है, जो फैक्ट्स हैं, जो मटेरियल है, जो एविडेंस है, जो भी चीज़ें उसके सामने है, जब वो सस्पेंड करना चाहता है तो उन सब के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि उसने मैकेनिकल वे में उसको कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ध्यान में रखनी है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, तो ये रूल 10(1) को कोट कर रहे हैं। तो 10(1) में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10(1) के अंदर तीन चीज़ें बताई हैं, तीन केसेस के अंदर कर सकते हैं, जबकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड हो, पेंडिंग हो उस केस में, या उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हो वो प्रिजुडिशियल हो स्टेट की सिक्योरिटी को, और तीसरा ये कि अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है किसी केस के अंदर जिसके अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ब्रीफली मैंने बता दिया। Circumstances under which a government servant shall be deemed to have placed under suspension, तो ये आपका रूल 10(2) है। रूल 10(2) भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है, दो केसेस बताए हैं जिसके अंदर वो कस्टडी के अंदर उसको डिटेन कर लिया गया या उसका कन्विक्शन हो गया किसी ऑफेंस के अंदर। ठीक है, तो ये 48 घंटे से ज़्यादा का डिटेंशन हो या 48 घंटे से ज़्यादा का कन्विक्शन यानी सज़ा सुनाई गई हो, तो उस केस में ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और ये 48 घंटे कब से स्टार्ट हो गए ये भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए डिटेल में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा, आप उसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अब ये बात कर लेते हैं, ये ओएम है, क्योंकि ओएम की चर्चा हमने नहीं की है तो इस ओएम की बात कर लेते हैं। ये 1955 का ओएम है। ये क्या कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी अरेस्टेड फॉर एनी रीजन टू इंटीमेट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट एंड द सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड देयरविद टू द ऑफिशियल सुपीरियर प्रॉम्प्टली इवन दो ही माइट हैव सब्सिक्वेंटली बीन रिलीज्ड ऑन बेल। अब मान लिया कि डीम्ड सस्पेंशन का किसी का मैटर है, डीम्ड सस्पेंशन की बात कर रहा है यहाँ पे, उसके रिलेटेड इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको अरेस्ट कर लिया गया हो सकता है कि उसको बाद में बेल पे रिलीज कर दिया गया हो,
लेकिन उस केस में जब भी उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे इंटीमेट करना है, उसके अरेस्ट के फैक्ट को उसे इंटीमेट करना है, जो भी उसका ऑफिशियल सुपीरियर है यानी जिसके अंडर वो काम करता है उसको इंटीमेट करना है कि इस सर्कमस्टांसेस में उसको अरेस्ट किया गया था। और बाद में चाहे वो रिलीज हो गया तब भी, नहीं रिलीज हुआ है तब भी, और रिलीज हो गया तब भी, दोनों ही केस में बताने के लिए बोला गया है कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी बनती है। और अगर वो नहीं बताता है तो अपने आप में ये एक मिसकंडक्ट माना जाएगा। यही कह रहे हैं, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू सो इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटीरियल इंफॉर्मेशन। सप्रेशन मतलब छिपाना, मटीरियल इंफॉर्मेशन मतलब जो ऐसा इंफॉर्मेशन जिसकी कोई वेटेज है या जो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या माना जाएगा कि उसने जो मटेरियल सब्सटेंस था, सब मटेरियल इंफॉर्मेशन था, उसको छुपाया, और ये अपने आप में एक मिसकंडक्ट माना जाएगा। और इसकी वजह से इसी ग्राउंड पे ही सिर्फ उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। बाकी अरेस्ट होने की वजह से जो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चलेगा वो तो अलग है। उसके अलावा ये क्योंकि उसने मटेरियल फैक्ट इंफॉर्मेशन छुपाया है अपने डिपार्टमेंट से या अपने ऑफिशियल सुपीरियर से, तो उस वजह से भी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ये बताया गया है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को बताना, उसको इन्फॉर्म करना, उसके ऊपर ड्यूटी रखी गई है उस गवर्नमेंट सर्वेंट की जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। On receipt of the information from the person concerned or from any other source, the departmental authorities should decide। तो जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलेगी तो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज जो होंगी वो डिसाइड करेंगे कि जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं अरेस्ट के, क्या उससे सस्पेंशन किया जाना चाहिए, क्या उनके बेसिस पे सस्पेंशन किया जाना चाहिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट का। तो ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के ऊपर होगी। एक बारी उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई किसी भी सोर्स से, उस पर्सन ने, उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो अरेस्ट हुआ है उसने इंटीमेट किया, या कहीं और से उसको किसी दूसरे सोर्स से भी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो उसका काम ये रहेगा कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखे उस केस के और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करे कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करना है या नहीं करना है, सस्पेंशन में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका जो है ओएम ये कहता है। उसके बाद रूल 10 का 3 भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करेंगे। इसके अंदर वही था, एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि हुआ क्या कि अगर किसी का डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की जो पेनल्टी का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया, जहाँ कहाँ पे अपील में या रिव्यू के अंदर। और यहाँ पे अब क्या चाहते हैं कि जो डिस्प्यूट अथॉरिटी चाहते हैं कि फर्दर इंक्वायरी की जाए, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि जो उसका सस्पेंशन था वो कंटिन्यूड हो गया। ठीक है, जब से वो सस्पेंशन में है तब से वो कंटिन्यूड माना जाएगा जब तक कि उसका इंक्वायरी पूरी कंप्लीट ना हो जाए और जब तक कोई दूसरा ऑर्डर ना आ जाए। तो ये लिखा था इसके अंदर, बाकी डिटेल में आप जो मेरी लास्ट वीडियो उसमें देख सकते हैं। और ये जब कोर्ट केस के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब इस तरीके का काम हो जाए कि उसका जो पेनल्टी डिसमिसल या उसका ऑर्डर था कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया या डिक्लेयर्ड वॉइड कर दिया, और किसके बेसिस पे, टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे। टेक्निकल ग्राउंड्स को मैंने डिस्कस भी किया था कि क्या होता है टेक्निकल ग्राउंड्स। तो ये अगर उसके बेसिस होता है और फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है तो उस केस में भी वही मान लिया जाएगा कि वो ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर की डेट से वो सस्पेंशन में है। तो ये चीज़ें दोनों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो मेन डिफरेंट चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। फर्दर इंक्वायरी कंटेम्पलेटेड इन रूल 10 का 4 ऑफ CCA रूल 1965 शुड नॉट बी ऑर्डर्ड एक्सेप्ट इन केस वेयर द पेनल्टी ऑफ डिस्पोजिशन सो। और ये टेक्निकल ग्राउंड पे, तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रूल में भी लिखा हुआ है कि जो फर्दर इंक्वायरी जहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने, किसी ने भी अगर टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया और ये जो ऑर्डर था इसका डिसमिसल का, रिमूवल का, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे जो है उसको नल एंड वाइड किया है, तो उस केस में फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। सिर्फ ये जो बात है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। A question whether the order of suspension in case covered under Rule 10 का 2 यानी deemed suspension has limited operation for the period of detention and not beyond it। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था। वहां पे जो भी अपलेंट था उसने क्या अपील की थी, उसने, राजीव कुमार ने ये बोला कि भाई ये जो डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर है
ये वैलिड रहने का इसका टाइम है, यानी अगर कोई डिटेंशन से बाहर आ गए तो उसके 90 दिन तक ही वैलिड रहेगा, वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इस मैटर पे जो है क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेदर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इन ए केस कवर्ड अंडर रूल 10(2) हैज लिमिटेड ऑपरेशन, क्या एक लिमिटेड समय तक के लिए ही डीम्ड सस्पेंशन में रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिटेंशन, जब वो डिटेंशन में रहा तब तक, एंड नॉट बियॉन्ड इट, और उसके बाद नहीं। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में ये जो है आपका ओएम बताता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ 10(2) इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन द टाइम पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन और एफिकेसी टू एक्चुअल पीरियड ऑफ डिटेंशन ओनली। तो ये कह रहे हैं कि जो डिटेंशन पीरियड तक के लिए डीम्ड सस्पेंशन नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव, ये तब तक ऑपरेटिव रहेगा जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता या मॉडिफाई नहीं किया जाता, और या सब रूल 1 में जैसा 5 के 1 में दे रखा है कि क्लियरली बता रखा है कि एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो था वो कंटिन्यूड रहता है जब तक उसको मॉडिफाई ना किया गया हो 5C के अंदर। ठीक है, तो ये इस बात को यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीम्ड सस्पेंशन के केसेस के अंदर अगर किसी का सस्पेंशन हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, जब तक उसको रूल 5A और C के तहत रिवोक नहीं किया जाएगा तब तक वो रिवोक नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव 5A के अंदर आपका बता रखा है कि कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर जो होता है वो कंटिन्यू रहता है जब तक उसको कोई मॉडिफाई या उसको रिवोक ना करे, और 5C के अंदर रिवोक करने का तरीका बता रखा है कि 5C में रिवोक कैसे करना है, मॉडिफाई या रिवोक कैसे करना है, जहां पे आपके रिव्यू कमेटी होती है, बाकी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया है। तो ऑब्वियसली हमने इसको लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था कि अगर कोई सस्पेंशन का ऑर्डर है तो उसके अंदर जनरल केसेस में क्या बता रखा है, किसी सस्पेंशन का ऑर्डर जनरली 90 दिन के लिए होता है, और 90 दिन से पहले उसको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। और इस तरीके से एक्सटेंड करके जब तक भी उसको हम रखना चाहते हैं फोर्स के अंदर रख सकते हैं, एक्सेप्ट सम कंडीशंस जो बता रखी है रूल 7 के अंदर, कि जहाँ पे चार्जशीट जो है नहीं दी गई है तो उस केस में कहीं पे 270 डेज है, कहीं पे 2 ईयर्स है, 2 केसेस में। तो इस तरह की बातें बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली डीम्ड सस्पेंशन के केस में सस्पेंशन ऑर्डर की बात करता है कि सस्पेंशन ऑर्डर जहाँ पे डीम्ड सस्पेंशन वाली बात है तो डिटेंशन पीरियड के लिए ही नहीं रहता, उससे बियॉन्ड भी रहता है, जब तक कि नॉलेज में ना लाया जाए उस फैक्ट को कि वो डिटेंशन में है या वो अरेस्ट हुआ है, उसको जब तक नॉलेज में नहीं लाया जाता अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के तब तक वो सस्पेंशन में रहता है। उसके बाद लाने के बाद 90 डेज के अंदर हाँ ये ड्यूटी बन जाती कि उसको एग्जामिन करे, रिव्यू किया जाए, और फिर उसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखे। Circumstances under which the competent authority may consider to place a government servant under suspension for guidance and should not be taken as mandatory। तो मेन जो 3 आपके सर्कमस्टांसेस है वो रूल 10 के आपके सब रूल 1 के अंदर बता रखा है, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, और उसके अलावा ये गाइडेंस के लिए कुछ बता रखे हैं कि किन किन केसेस में सस्पेंड किया जा सकता है। ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इन्होंने क्लियरली लिखा कि ये मैंडेटरी नहीं है, एक तरीके से ये गाइडेंस के लिए कि अगर इस तरीके का केस हो तो आप फैक्ट जो है उस केसेस के, उस पर्सन से रिलेटेड केस के, उस रिलेटेड जो भी मैटर है उसको कंसीडर करो, और अगर अप्रोप्रिएट लगता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तो आप उसे सस्पेंशन में रखो। तो बेसिकली इन केसेस को हाईलाइट कर दिया ताकि इन केसेस में ध्यान रहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि भी ये भी ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास सस्पेंशन का। तो कौन कौन से केसेस बताएं, केसेस वेयर कंटिन्यूएंस इन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विल प्रिजुडाइज द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और एनी इंक्वायरी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, और या उसके खिलाफ कोई मैटर आ गया है और लगता है अगर वो ऑफिस में रहेगा उसके रहने से जो एविडेंस है, विटनेस है, उनको टेम्पर किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उस केस में क्या करना, सस्पेंड करना जो है वो बेटर ऑप्शन है, ये सजेस्ट करते हैं ये गाइडलाइंस। वेयर द कंटिन्यूस ऑफ द in the office of government servants likely to seriously subvert discipline in the office in which the public servant is working। तो दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर मान लो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑफिस में रहे, उससे जो डिसिप्लिन है वो खराब हो, तो उस केस में भी उसे सस्पेंड करना जो है बेटर ऑप्शन है। तो कई बार मान लिया कि आपका एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सबसे लड़ लेता है, अब लड़ने के बाद किसी से उसने हाथापाई कर ली,
अगर उसको हाथापाई जिससे भी कर ली उसने ऑफिस के अंदर, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फर्दर जो डिसिप्लिन और ख़राब कर सकता है। तो इसलिए उस केस में बेटर है कि उसको सस्पेंड कर लें और बाकी मैटर को इन्वेस्टिगेट करके उसको एग्जामिन करके उसके बाद फाइनल जो है आप डिसीजन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल जो है मेरे माइंड में आया था, आपको बताया मैंने। Where the continuance of officer of the office of the government servant will be against the wider public interest, जहाँ पे वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के ये खिलाफ हो, सच एज देर इज पब्लिक स्कैंडल। अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्कैंडल कर दिया और उसे फिर आप ऑफिस में बुलाते रहेंगे तो उससे क्या मैसेज आएगा, तो ये मैसेज आएगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही लीनियंट है इन तरह के मैटर को लेकर। तो जबकि मैसेज क्या देना चाहिए पब्लिक में, या पब्लिक इंटरेस्ट में मैसेज क्या जाना चाहिए कि इस तरह की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ गवर्नमेंट जो है इंटॉलरेंट है, इस तरह की किसी भी गलत हरकत को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर उसे क्या कर देना चाहिए, वहां पे उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। तो टू डिमॉन्स्ट्रेट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू डील स्ट्रिक्टली विद ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन सच स्कैंडल्स पर्टिकुलरली करप्शन, तो पर्टिकुलरली अगर करप्शन में कोई इन्वॉल्व है, उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हैं, तो उस केस में तो उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। ये ऐसा सजेस्टिव गाइडलाइंस है, ठीक है। बाकी मैटर फैक्ट और वहाँ पे माइंड अप्लाई करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिसाइड करना है कि किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा करने की जरूरत है या नहीं है। Where the allegation have been made against government servant and preliminary inquiry has revealed that the prima facie case is made out which would justify his prosecution or is being proceeded against in department proceedings, and where the proceedings are likely to end in conviction and or dismissal, removal or compulsory retirement from service। तो अगर प्राइमा फेसाई केस भी बनता है, प्राइमा फेसाई केस की जो भी मटेरियल था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर डिपार्टमेंट ने पाया कि इसके खिलाफ जो है हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, इसके आगे खिलाफ हम जो है मैटर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और जब हम उन्हें लग रहा है कि मटेरियल को देखते हुए कि अगर हम ऐसा प्रोसीडिंग चलाएंगे तो बाद में उसके खिलाफ डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो उस केस में भी सस्पेंड करने की रिक्वायरमेंट लगती है, यह गाइडलाइंस ये बताता है। तो इसलिए क्या करना है इन केसेस में, सजेस्टिव केसेस में, जो 4 सजेस्टिव केस बताएंगे, इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देख सकती है कि क्या मटेरियल जो है केस के अंदर उसके बेसिस पे सस्पेंड करना है या नहीं करना है। यानी अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस केस में जो है उसकी रहेगी, लेकिन ये सजेस्टिव मैटर्स बताएं या सर्कमस्टांसेस बताए गए। In the first 3 circumstances, the disciplinary authority may exercise his discretion to place the government servant under suspension even when the case under investigation and before prima facie case has been made out। देखिए इसके अंदर 4 केस बताए गए हैं। 4 केस में चौथे वाले में तो ये बताया कि अगर प्राइमा फेसाई यानी आपके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ है उसके बेसिस पे आप ये देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर प्रोसीडिंग करें तो उसे सस्पेंड डिसमिसल, उसको रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जा सकती है। बाकियों में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो बाकी है उसके अंदर भी जो मटेरियल अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे देखा जा सकता है कि क्या उसके खिलाफ केस बनता है या नहीं बनता, और उस केस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये थोड़ा एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन टाइप का दे दिया, जैसा कि मैंने हर पॉइंट के बारे में बताया भी था कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उस केस के अंदर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है वो आप मान के चलें। या सस्पेंडिंग अथॉरिटी, तो सस्पेंडिंग अथॉरिटी भी 4 तरह की होती है, रूल 10(1) के अंदर हमने इसकी भी बात की थी। सस्पेंशन में बी डिजायरेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड बिलो, तो ऊपर तो सजेस्टिव था, यहाँ पे डिजायरेबल, वो मान रहे हैं कि इन केसेस में डिजायरेबल है और चांसेस ये है कि आपको करना चाहिए। तो डिजायरेबल का मतलब ये उन्होंने बताया कि हम डिजायर करते हैं, लेकिन आप डिसाइड करो मटेरियल या फैक्ट को देखते हुए इन मैटर्स के अंदर, तो ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस आप समझ सकते हैं। तो एन ऑफेंस और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, तो मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है, आरटीआई के सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा एक्ट या ऐसा ऑफेंस जो पूरे सोसाइटी के लिए बहुत ही यानी हीनियस माना जाए। तो जैसे कि किसी का मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप है,
और है इस तरह थेफ्ट है। तो ये जो बड़े बड़े क्राइम हैं उनको, जिससे मोरल कॉन्साइंस जो है सोसाइटी का वो इम्पैक्ट करता है, वो सारे मोरल टर्पिट्यूड में आते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग कोई बात चल रही, तो उस मैटर में तो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करने के लिए ही वो डिज़ायर करते हैं, या उनकी इच्छा है कि भाई किया जाए। बाकी मटेरियल को देखना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है। करप्शन का केस हो, एम्बेजलमेंट का केस हो, मिसअप्रोप्रिएशन का केस हो, यानी पैसे से रिलेटेड कोई घपला कर दिया आपने, कोई गबन कर दिया, ये सारी चीज़ें, कोई करप्शन कर दिया गवर्नमेंट मनी का, तो ये सब केसेस में आपके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है, आपको आपके जो आय है उससे ज़्यादा एसेट है, आप अपनी ऑफिशियल पावर का मिसयूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल गेन के लिए, तो इन सारे केसेस में भी सस्पेंशन जो है डिज़ायरेबल है या उसमें करना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस जो है बताती हैं। सीरियस नेग्लिजेंस कर लिया या डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है। सीरियस नेग्लिजेंस तो होगा कि भाई आप कोई काम को आपको ध्यान पूर्वक करना था, कॉशियस होकर करना था, लेकिन आप क्या है मस्ती में कर दिया, उसको गलती हो गई, तो उस केस में भी कह रहे हैं कि सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ देखना है कि कंसिडरेबल लॉस हो उससे गवर्नमेंट को, मतलब छोटा मोटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि नेग्लिजेंस था और सीरियस नेग्लिजेंस था और उससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तभी उस केस में सस्पेंड करना है। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, आपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर ड्यूटी को जानते हुए भी नहीं अटेंड कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से ड्यूटी की अवमानना कह लो, कि आपको ड्यूटी पे बोला गया कि पहुंचना है, आप नहीं पहुंचे, तो ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी और उससे लॉस हुआ गवर्नमेंट को, तो अब ये दोनों केस में जो है आप नेग्लिजेंस मान सकते हो या लॉस मान सकते हो उसका, और सस्पेंड कर सकते हैं। डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, जहाँ पे आपने अपनी ड्यूटी को छोड़ ही दी, मतलब आप ड्यूटी पे गए ही नहीं, आपको जाना है ड्यूटी पे लेकिन आप जा नहीं रहे, डेजर्ट कर दिया, अपने सीट को छोड़ दिया आपने, आप घूम रहे हो, टहल रहे हो कहीं पे, तो उन केसेस में भी जो है इस तरीके का काम हो सकता है। रिफ्यूजल और डेलिब्रेट फेलियर टू कैरी आउट रिटन ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, जहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर के जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं उनको नहीं माना जा रहा, उसको भी फेलियर है आपके पार्ट पे, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के पार्ट पे, कि उसको नहीं मान रहा, तो उस केस में भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ वर्ड ऑफ कॉशन जो है वो क्या कह रहे हैं कि सब क्लॉज सी और ई के अंदर जहाँ पे सीरियस नेग्लिजेंस है और जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और दूसरा जहाँ पे उसने सीनियर के ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर दिया या उसको नहीं मान रहा, तो इन दोनों केसेस में जो है डिस्क्रिशन को ध्यान से यूज करने की जरूरत है, यानी सस्पेंड करने के डिस्क्रिशन को ध्यान से यूज करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जो सीनियर ऑफिसर होता है उनका ऑर्डर किस तरीके का था, क्या उसको उस सर्कमस्टांसेस उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट की इस तरीके की थी कि उसके मानने के बियॉन्ड पावर था, यानी उसके हाथ में नहीं था कि उसे माने, कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया ऑर्डर को मानने के लिए, या ऑर्डर को नहीं कैरी आउट कर पाया। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और बोनाफाइड वे में ही, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में और अच्छे तरीके से गुड नीयत के साथ करना है, यानी किसी से बदला लेने के लिए इन दो सर्कमस्टांसेस को यूज़ नहीं करना है, या डिस्क्रिशन को अपना जुडिशली अप्लाई करना है, ये बोल रहा है इसके अंदर। सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ डॉरी डेथ, डॉरी डेथ के केस में बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और इसमें यह बताया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को अरेस्ट कर लिया गया तो इमीडिएटली कर दो उसको सस्पेंड, उसी टाइम से। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस केस ही शैल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इमीडिएटली इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन, तो उसका डिटेंशन पीरियड जितना भी हो उसको बिना ध्यान में रखते हुए अगर इमीडिएटली आपको कर लेना है, अगर वो अरेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या करना है, उसको सस्पेंशन में तब रखना है जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है मजिस्ट्रेट को। तो पुलिस रिपोर्ट नहीं अरेस्ट किया गया, इसका मतलब पुलिस ने क्या किया, छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, उसको करने के बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनती है। ये सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के का जिक्र कर रहा है, इसके तहत बनाई जाती है, जो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाती है। तो अगर इस तरह की रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर दी गई और उसके अंदर क्या आता है, रिपोर्ट प्रामा फेसाई, यानी प्रथम दृष्टया बोलते हैं इसको, प्रथम दृष्टया यानी फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा लग रहा है कि उसका ऑफेंस बनता है, इंडिकेट दैट द ऑफेंस हैज बीन मेड कमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर जो रिपोर्ट सबमिट की गई मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस वाली रिपोर्ट, उसके अंदर प्रामा फेसाई यानी फर्स्ट अपीयरेंस में ये लग रहा है
कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने वो काम किया है, तो उस केस में भी उसे सस्पेंड करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, तो ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं रूल 10(1) के अंदर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सीनियर यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसके सबऑर्डिनेट है उन सारे अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और जो प्रेसिडेंट ने अथॉरिटी उसको एम्पावर किया अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से, तो ये सारे हैं, तो उसकी चर्चा हम दोबारा नहीं करेंगे। Supervisory officer in field offices located outside the headquarters may be empowered to place officers subordinate to them under suspension। वो कह रहे हैं जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसेज में सुपरवाइजर ऑफिसर्स हैं, उनको ये पावर देनी चाहिए कि वो सस्पेंशन में रख सकें, लेकिन कुछ कुछ वहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशंस या कुछ कुछ जो सावधानी बरतने की बात बताई है वो भी नीचे मेंशन है। तो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि पहली बात उसका रीज़न क्या दे रहे हैं कि सुपरवाइजरी ऑफिसर को क्यों दे देना चाहिए फील्ड ऑफिस में, क्योंकि फील्ड ऑफिस क्या होता है, दूर होता है हेडक्वार्टर से। अब वो बाकी प्रोसेस करने में वहाँ से वो रिपोर्ट मांगेंगे, यहाँ पे फिर आपके पास रिपोर्ट आएगी, फिर आप सस्पेंड करेंगे, तो इसलिए वो पावर कह रहे हैं कि सुपरवाइजरी ऑफिसर को ही दे दो सस्पेंड करने की पावर। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशस क्या, यानी सावधानी यहाँ पे क्या रखनी है उसके बारे में भी ये बता रहे हैं। तो सावधानी ये रखनी है कि जब किसी को सस्पेंड किया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट जो है यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, और 1 मंथ के अंदर उसे कंफर्म करना पड़ेगा उस सस्पेंशन को। तो ये बात यहाँ पे बताई है। तो कह रहा है कि ओनली सुपरवाइजरी ऑफिसर इन ऑफिसेज लोकेटेड अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर नीड बी स्पेशली एम्पावर्ड टू सस्पेंड ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन केस इन्वॉल्विंग ग्रॉस डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज। तो जो ड्यूटीज की बहुत ज़्यादा ही इस तरह से डिरेक्शन ये कर रहा है या उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो उस केस में सुपरवाइजरी ऑफिसर को स्पेशली एम्पावर्ड कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अब्यूज of this power, the suspending authority should be required to report the facts of each case immediately to the next higher authority। तो इसके अब्यूज को, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचाने के लिए इस पावर को जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भेजेगा इमीडिएटली। And all such order of suspension should not become ab initio void unless confirmed by the reviewing authority within a period of 1 month from the date of order। तो ऑर्डर का जो भी डेट होगा उसके 1 मंथ के अंदर जो भी रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी उसको रिव्यू करेगी, और अगर 1 मंथ के अंदर ये रिव्यू नहीं हुआ तो उसे वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। वॉइड का मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, एब इनिशियो का मतलब शुरुआत से ही जिस दिन से वो ऑर्डर आया था। यानी अगर आज की डेट में 24 जुलाई को अगर कोई ऑर्डर सस्पेंशन का किसी सबऑर्डिनेट का सुपरवाइजरी ऑफिसर ने निकाला है और 1 महीने के टाइम तक उसको रिव्यूइंग अथॉरिटी ने रिव्यू नहीं किया, रिव्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है उसका सीनियर है, तो उसने अगर रिव्यू नहीं किया 1 महीने के अंदर तो स्टार्टिंग से ही यानी आज की डेट से ही जो है वो ऑर्डर इनवैलिड या वॉइड मान लिया जाएगा, यानी वो ऑर्डर कभी आया ही नहीं था ये मान लिया जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू ऑर्डर रिगार्डिंग डीम्ड सस्पेंशन, ये हमेशा ध्यान में रखना कि डीम्ड सस्पेंशन की अथॉरिटी इशू करने वाली एक ही है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी डीम्ड सस्पेंशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ही ऑर्डर से निकाला गया है ये ऑर्डर, ये माना जाता है। डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ही ऑर्डर से निकाला गया है ये माना जाता है, क्योंकि आप मानोगे तो कम से कम किसी अच्छे अथॉरिटी की मानोगे। आप डीम्ड सस्पेंशन मान रहे हो, डीम्ड सस्पेंशन क्या है, एक्चुअल ऑर्डर नहीं निकाला गया लेकिन डीम्ड मान लिया गया कि इस अथॉरिटी ने निकाला है, तो इसीलिए हमेशा ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर का ही माना जाता है। टाइम लिमिट फॉर कम्युनिकेटिंग द रीजन फॉर सस्पेंशन, जनरली जो भी ऑर्डर होता है सस्पेंशन का उसके अंदर लिखा जाता है कि किस वजह से उसको सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से उसको नहीं लिखा गया उस ऑर्डर में, सस्पेंशन ऑर्डर में, तो 3 महीने के अंदर वो कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। ठीक है, 3 महीने के अंदर वो रीजन कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसको सस्पेंड किया गया। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन का हमने पढ़ा था कि 10(5) का सी के अंदर कि जब तक कोई सस्पेंशन ऑर्डर मॉडिफाई नहीं होता, रिवोक नहीं होता,
तब तक क्या रहता है, वो कंटिन्यूड रहता है, चाहे वो सस्पेंशन का ऑर्डर हो या डीम सस्पेंशन का ऑर्डर हो। तो ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद ये उसी को बता रहा है कि 90 डेज़ के अंदर करना पड़ता है, बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं तो उसको नहीं कर देंगे फर्दर हम। और हम बात कर लेते हैं अब, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूल 10 का 6 सब रूल और 7 सब रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ, ये प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन पीरियड के केस में। देखिए, प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन जो पीरियड होता है ना, उस केस में कोर्ट ने हमेशा बोला है कि आप किसी भी सस्पेंशन पीरियड को बहुत लंबा नहीं रह सकते। यानी इन जनरल सस्पेंशन का जो पीरियड है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल केसेस। अगर किसी बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ऐसी जरूरत पड़ रही है तो कोर्ट ने बोला है कि आप रख सकते हो, लेकिन अदरवाइज इन जनरल आपको सस्पेंशन बहुत लंबे पीरियड तक के लिए नहीं रखना है। ठीक है, रीज़न वही है कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी लॉस होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके साथ भी एक स्टिग्मा अटैच होता है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये कोर्ट ने बहुत सारी बातों में बोला है, केसेस में बोला है। ऑल्सो इन सच केसेस द गवर्नमेंट इज अननेसेसरली पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस विदाउट एक्सट्रैक्टिंग एनी वर्क। तो वही है कि हम सब्सिस्टेंस अलाउंस पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे कर रही है और उससे कोई काम भी नहीं ले रहे। और किसी वजह से साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी का सस्पेंशन या किसी का जो भी पेनल्टी लगाई है वो बाद में उससे बरी हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पूरा पैसा देना पड़ेगा, पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो जो सस्पेंशन का पीरियड है वो ड्यूटी पीरियड भी काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिसे कहते हैं ना कहावत में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो आपने कुछ उस गवर्नमेंट सर्वेंट का बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन आपने अपना क्या किया, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस भी दिया, बाद में वो पूरी पे भी दे दिया, आधा जो पे था वो भी दे दिया, और उसके अंदर उसका हम कुछ कर भी नहीं पाए उस मैटर के अंदर। तो इसीलिए बोला है कि जहां तक हो सके सस्पेंशन जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहना चाहिए। एंड इफ ऑन द कन्विलेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग द चार्ज ऑफिसर is exonerated from the charge, the government has to unnecessarily pay the full salary and treat the period of suspension as on duty. It is therefore desirable that timely review of suspension is conducted. तो इसीलिए in a just and proper manner and that the disciplinary proceeding are finalized expeditiously. तो यही कह रहे हैं कि इसलिए कोई भी सस्पेंशन है उसको अगर टाइमली मैनर में रिव्यू करेंगे, जस्ट एंड प्रॉपर मैनर में रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो भी सस्पेंड होगा ऑब्वियसली ये मान के चलो ज़्यादातर केसेस में वो कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। फिर कोर्ट में अगर आपका सस्पेंशन प्रॉपर या जस्ट या लॉजिकल या माइंड के एप्लीकेशन का नहीं माना गया, यानी आपने माइंड लगा के और अप्लाई करके नहीं उसको किया था सस्पेंड, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सेट असाइड हो जाएगा। तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट का तो उतना लॉस नहीं होगा जितना गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा इस तरीके का सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो एक्सपीडिशनली करना चाहिए और उसको जस्ट एंड प्रॉपर मैनर में आगे एक्सटेंड करना चाहिए रिव्यू करके। अब रिव्यू कमेटी की बात कर ले। रिव्यू कमेटी जो है वो कब कब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसका मेंबर कौन कौन था उसके बारे में बता रहे हैं। तो 3 सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बताए हैं। एक सर्कमस्टांस बताया जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, एक सर्कमस्टांस बताया जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और एक सर्कमस्टांस बताया जहाँ पे वो दोनों में से कोई नहीं है। तो ये 3 केसेस में कौन कौन कमेटी में होगा, रिव्यू कमेटी में, वो बता रखा है। अगर प्रेसिडेंट ना तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो उस केस में रिव्यूइंग कमेटी होगा, उसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, या कोई दूसरा एक ऑफिसर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लेवल का हो। ठीक है, तो अगर अपने डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में मैटर चल रहा है तो उस डिपार्टमेंट में अगर कोई दूसरा इस तरह का ऑफिसर है तो वहां से ले लेंगे, उसके लेवल का ऑफिसर है। अगर उसके लेवल का ऑफिसर उस डिपार्टमेंट में नहीं है, डीए और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लेवल का रैंक का, तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी लिया जा सकता है। ऐसा जो है रूल्स बताते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे प्रेसिडेंट ना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो केसेस हो जाएंगे जहाँ पे ग्रुप सी या इस तरह के ग्रुप बी भी हो सकते हैं, इस तरीके के केसेस में डिस्प्यूट प्रोसीडिंग चल रही है। तो जनरली उनमें ही आप ये इस तरीके का ग्रुप सी में मान सकते हैं। डी तो होता नहीं आज के टाइम में, तो ग्रुप सी के लिए आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये जो है इस तरीके का कंपोजिशन बनाया जाता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो जनरली प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रुप बी और ग्रुप ए के केस में होते हैं। तो उन केसेस में बता रहे हैं कि क्या होगा, एक तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी है वो होगा, और उसके साथ सेक्रेटरी लेवल का, एएस लेवल का या जेएस लेवल का
जो डीए से यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर रैंक का हो उसको लेने दो ऐसे ऑफिसर। तो जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उस केस में एक तो डीए हो गया और दो सेक्रेटरी एएस या जेएस लेवल के ऑफिसर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से रैंक में बड़े हों। तो ये जो कंपोजिशन होगी ये रिव्यूइंग कमेटी की हो। और जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जब प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं तो इसका मतलब ये कि वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स के लिए ही जो है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी। तो उस केस में बताया कि सेक्रेटरी जे एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के 3 ऑफिसर लेने हैं जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उससे रैंक में हायर हों। ठीक है, तो अगर जेएस लेवल के किसी पर्सन के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर इस तरह की सस्पेंशन हुआ उसका, उस केस पे उसका रिव्यू हो रहा है, तो उस केस में कौन होगा, जेएस है तो फिर एएस को और सेक्रेटरी के को लेकर ये रिव्यूइंग कमेटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की बातें जो है ध्यान में रखना है। अब इसका काम क्या होगा रिव्यूइंग कमेटी का, तो रिव्यूइंग कमेटी का काम होगा कि जब 90 डेज के अंदर ही जब किसी का सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया तो उसके अंदर 90 दिन के लिए होता है वो, तो 90 दिन के अंदर उसको रिव्यू करना। तो रिव्यू कैसे करेंगे, वो रिव्यू करने के लिए वो देखेंगे जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं केस के अंदर वो कैसे हैं। तो द रिव्यू कमेटी में टेक ए व्यू रिगार्डिंग रिवोकेशन कंटिन्यूशन ऑफ द सस्पेंशन। तो एक तो रिवोक करने के लिए क्या सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये दोनों मैटर पे वो डिसीजन देंगे, अपना रिकमेंडेशन देंगे, बेसिकली डिसीजन नहीं रिकमेंडेशन देंगे। और फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसने सस्पेंशन ऑर्डर पास किया होता है, जनरली वो उसके अंदर डिसीजन लेते हैं। तो कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द अनड्यूली लॉन्ग सस्पेंशन। तो किसी का अगर लंबा सस्पेंशन पहले से चल रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, जो फैक्ट्स है सर्कमस्टांसेस है केस के उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। while putting the employee concerned to undue hardship involve payment of subsistence allowance without employee performing any useful service to the government। तो ये सब बातें यानी कि उसको कितने लंबे समय से उसका सस्पेंशन चल रहा है, क्या उसको अनड्यू हार्डशिप तो नहीं हो रही है, उसको सब्सिडेंस अलाउंस दिया जा रहा है, ये सारी बातें जो है ध्यान में रखी जाएंगी डिसाइड करते समय। विदाउट प्रिजुडाइज टू द फॉरगोइंग इफ द ऑफिसर हैज बीन अंडर सस्पेंशन फॉर 1 ईयर। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 1 साल से ऑलरेडी सस्पेंशन में है और उसके खिलाफ ना तो कोर्ट में चार्जेस फाइल हुए हैं ना उसको चार्ज मेमो दिया गया यानी चार्जशीट भी नहीं दी गई है, तो ही शैल ऑर्डिनरी बी रिइंस्टेटेड इन द सर्विस। तो उसको सर्विस में रिइंस्टेट करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। विदाउट प्रिजुडाइज टू द केस अगेंस्ट हिम, तो केस जो है उसके खिलाफ चलता रहेगा जब भी कोर्ट के अंदर उसके अंदर वो मैटर कोर्ट पहुंचे पूरा फाइनल के लिए, ट्रायल के लिए, या डिस्प्लिनरी केस में भी जब भी उसको चार्जशीट मिले, लेकिन उसका सस्पेंशन रिवोक करने के लिए ये बोल रहे हैं और रिइंस्टेट करने के लिए बोल रहे हैं सर्विस के अंदर। However, in the case the officer is in police or judicial custody or accused of serious crime or a matter involving national security, the review committee may recommend the continuation of the suspension of the official concerned। तो ये तो केस वो बता दिया कि जहाँ पे 1 साल के अंदर भी कोर्ट में ना तो मैटर फाइनल हो पाया है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर उसको चार्जशीट दी जा पाई है। तो आप उन केसेस में तो क्या करेंगे, उन केसेस में तो उसको कह रहे हैं कि रिइंस्टेट कर दो। लेकिन जहाँ पे सीरियस कोई क्राइम इन्वॉल्व है, नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर इन्वॉल्व है, कोई पुलिस कस्टडी में है, तो उन केसेस में रिव्यू कमेटी जो है वो रिकमेंड कर सकती है कि इसके सस्पेंशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो ये दोनों अलग अलग तरीके सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके के सजेशन दिए हैं इस गाइडलाइंस ने, या इस रिव्यू कमेटी को क्या कर सकती है उसके बारे में एक तरह से सजेशन दिया है। पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड, पे एंड अलाउंस जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा उसके बारे में बताया। तो पहले 3 महीने के लिए जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है वो हाफ होता है एक तरह से। हाफ क्या, हाफ पे अगर मान लो कोई लीव पे गया तो उसको किस तरह से हाफ एवरेज पे मिलेगा, हाफ पे मिलेगा, और साथ में इन एडिशन उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस होता है। तो ये जो है उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस या गुजारा भत्ता हिंदी में शायद ये बोलते हैं उसको, ये कह सकते हैं। तो यानी जो भी उसको अगर कोई छुट्टी पे गया है, लीव पे गया है, तो उस केस में उसको हाफ
HPL में जैसे कि हाफ सैलरी मिलती है, उस तरीके से ही यहाँ पे डिसाइड होता है और उसको हाफ सैलरी प्लस DNS अलाउंस मिलेगा इस केस में। और जहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा अगर टाइम पीरियड हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है तो वो वेरी कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा या कम कर सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम उसको 50% और बढ़ा सकते हैं। यानी मान लिया कि किसी की सैलरी 100 रुपये थी, मोटा मोटा हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अब वहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अगर मान लिया किसी की सैलरी जब वो सर्विस में था बिना सस्पेंशन के 100 रुपये थी, तो जब पहले 3 महीने के सस्पेंशन उसको 50 रुपये दिए जाएंगे, बाद साथ में DA वगैरह अलग। और जब 3 महीने खत्म हो गया और उसके बाद भी अगर सस्पेंशन कंटिन्यू कर रहा है तो उसकी सैलरी 50% और बढ़ सकती है। किसके, सब्सिस्टेंस अलाउंस के 50%। उसकी एक्चुअल जो सैलरी थी उसके नहीं, 100 रुपये के 50% नहीं, जो उसको 100 रुपये के 50 रुपये मिल रहे थे सब्सिस्टेंस अलाउंस के नाम पर, उसमें 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो वो कितना बन जाएगा, यानी टोटल मैक्सिमम 75% तक जा सकता है। तो यानी किसी का सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है 50% तक इंक्रीज किया जा सकता है। यानी एक्चुअल सैलरी 100 रुपये, सब्सिस्टेंस अलाउंस 50 रुपये, और मैक्सिमम 3 महीने के बाद जब 3 महीने खत्म हो गए सस्पेंशन के और फर्दर इंक्रीज किया जा रहा है उसका सस्पेंशन, तो 50% तक और बढ़ाई जा सकती है अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई भी गलती नहीं है डिले होने में। तो और जहां पे डिले होने में अगर उसकी गलती है तो 50% तक कम भी की जा सकती है। तो यानी अगर उसको 50 रुपये सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहे थे तो 50% कम करने का मतलब ये हुआ कि उसकी सैलरी 25 रुपये तक आ सकती है। 25 रुपये का मतलब ये ऐसा नहीं कि 25 रुपये ही कर दी जाएगी, 25 रुपये तक की आ सकती है। तो उसकी सैलरी को डिक्रीज करने में पहले 50 मिल रहे थे तो 40 भी किया जा सकता है, 30 भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोअर लिमिट है वो 25 रुपीज़ है, या 50% तक नीचे डाउन किया जा सकता है, उससे ज़्यादा डाउन नहीं किया जाएगा। यानी किसी की जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो किसके बीच में रोटेट करेगा, या तो उसकी 50 रहेगी, 50 नहीं तो मैक्सिमम 75 हो सकती है, और या मिनिमम 25 हो सकती है। तो ये इसको आप परसेंटेज के केस में भी समझ सकते हो। यानी मैक्सिमम किसी की सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो 75% हो सकता है और मिनिमम 25% हो सकता है। और ये सब किस पे डिपेंड करता है कि उसका कोई फॉल्ट है या नहीं है डिले में। अगर डिले में कोई फॉल्ट नहीं है तो बढ़ सकता है, अगर डिले में फॉल्ट है तो घट सकता है। रेट ऑफ DNS अलाउंस जो है बाकी वो उतना मिलता रहेगा, जो भी इंक्रीज है या डिक्रीज है उसका वो अलावा है। उसके अलावा कंपनसेटरी अलाउंसेस, तो ये जो आपका फंडामेंटल रूल 53 का 1, 2 का B है, उसके अंदर बोला गया कि जो बाकी कंपनसेटरी अलाउंसेस वगैरह उसको अगर कोई मिल रहे हैं तो वो मिलते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। नो पेमेंट शैल बी मेड अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट फर्निशेस ए सर्टिफिकेट दैट ही इज नॉट इंगेज इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन। तो ये एक सर्टिफिकेट सस्पेंडेड ऑफिसर को देना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को देना पड़ता है कि वो किसी और तरीके के बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जिसके बेसिस पे उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं और प्रीवियस ईयर में बहुत बारी आए हुए हैं। रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो इसमें से 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई। एक तो कंपल्सरी डिडक्शन, यानी जब किसी को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा तो उसमें से ये कटेगा ही कटेगा। फिर दूसरा है एट ऑप्शन, यानी उसकी मर्जी है, वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कटवाना चाहे तो वो कटवा सकता है, डिडक्ट करवा सकता है। और डिडक्शन नॉट टू बी मेड, यानी वो केसेस जहाँ पे ये डिडक्शन होंगे ही नहीं, तो ये केसेस हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली आप देखोगे जो कंपल्सरी डिडक्शन है वो उस तरह के डिडक्शन है जो किसी स्टैच्यूट से रिलेटेड है, जैसे इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का अलग स्टैच्यूट है, उसके अंदर जब तक किसी को रिबेट नहीं दिया जाएगा तब तक उसको रिबेट नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से इनकम टैक्स जो है कंपल्सरी डिडक्शन में है, क्योंकि एक्ट है, एक्ट ने बोला कि आपको टैक्स पे करना है तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें जो है जनरली। दूसरा क्या है, हाउस रेंट है। तो हाउस रेंट किसी को लाइसेंस फी देनी है तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग भी कोई रूल बनाओ और इसके रिलेटेड जो भी अलाइड चार्ज है वहाँ पे मैंडेटरी देना। तो ये सारी तरह की सारी चीज़ जो है वो मैंडेटरी होंगी, इस वजह से उसको कंपल्सरी डिडक्शन में रखा गया है। CGHS है, तो CGHS का भी रूल होता है और उनके तहत ही CGHS तब तक नहीं मिल सकता आपको जब तक उसका आप पेमेंट ना कर रहे हो। तो ये इस तरह के डिडक्शन, इसलिए CGEAGIS है, ये क्या है आपका एक तरह से इंश्योरेंस टाइप का होता है। तो ये सारे क्या है
वो मैंडेटरी चीज़ है, अगर आप पे नहीं करोगे अपना मंथली जो भी चार्जेस हैं या ईयरली हाफ ईयरली चार्जेस हैं, तो उस केस में आपका वो सर्विस बंद हो जाती है। तो इस वजह से इस तरह के चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, अगर गवर्नमेंट से कोई लोन या एडवांस लिया था तो उसकी रिपेमेंट जो है ये सब कंपलसरी चलता रहेगा। एट ऑप्शन क्या क्या चीज़ चल सकता है अगर वो बोलता है, तो PLI प्रीमियम, तो जो पोस्टल के ये आपके प्रीमियम वगैरह देने पड़ते हैं वो सब जो है एट ऑप्शन, यानी वो बोलता है कि कटवा दो तो वो डिडक्ट हो सकता है। अमाउंट ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव स्टोर्स सोसाइटी से अगर कई बार क्या होता है आप इंटरेस्ट पे लोन वगैरह लेते हो, कोई अमाउंट लेते हो, तो वो सब भी जो है उसके ऑप्शन पे कटवाया जा सकता है, नहीं तो छोड़ा जा सकता है। रिफंड ऑफ GPF एडवांस, तो GPF एडवांस ये सब का रिफंड भी उसका ऑप्शन है कि वो कटवाना चाहता है या नहीं कटवाना चाहता है। बाकी इसके अलावा बच गया आपका जो डिडक्ट नहीं होंगे वो क्या है, GPF सब्सक्रिप्शन है, तो GPF सब्सक्रिप्शन जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, GPF यानी उस टाइम पे नहीं कटेगा। अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, अगर कोर्ट ने बोला है कि जैसे कभी कभार कोई होता है इंसॉल्वेंट हो गया यानी दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे, तो उस केस में कोर्ट बोलता है कि भाई इसका कोई सामान अटैच कर लो या इसकी सैलरी से काटो, तो इस तरह की चीज़ों में भी जो है बोल रहे कि डिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो यानी क्योंकि होता क्या है इस इन मैटर में कोर्ट जो है टाइम दे देता है कि भाई ऑलरेडी सस्पेंशन में है, आप जो है थोड़ा डेलिब्रेट व्यू लेकर कोर्ट उसके अंदर मना कर देता है, तो इस केस में जो है ऑप्शनल है और डिडक्ट नहीं करना चाहिए। रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, तो कोई गवर्नमेंट को लॉस हो गया तो बाद में रिकवर हो सकता है, तो शायद इस वजह से जो है डिडक्शन मना कर रखा है कि उस टाइम पे जब सस्पेंडेड है तो नहीं करने की जरूरत है। तो लेकिन आपको बेसिकली आपको कैसे भी लॉजिक समझे इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म बना लिए जैसे IT HR और लोन एडवांसेस, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म बना लिए याद रखने के लिए, इसके भी आप कोई शॉर्टकट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आप इनको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। प्रमोशन ड्यूरिंग द सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन के टाइम में किसी का प्रमोशन हो रहा है तो उस केस में उसको DPC में तो कंसीडर किया जाएगा, एक बात तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो भी रिकमेंडेशन होंगे उसको क्या किया जाएगा, उसको सील कवर में रखा जाएगा, यानी जब उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म होगा, जब उसके जो चार्जेस हैं वो रिवोक हो जाएंगे, उसके बाद उसका डिसाइड किया जाएगा प्रमोशन करना है या नहीं करना है। द सील्ड कवर शैल बी ओपन नॉट ओपन दैट इज रिकमेंडेड और डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर क्या आउटकम आता है उसके बेसिस पे उसको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। इफ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग ऑफ DPC बट बिफोर ही इज एक्चुअली प्रमोटेड, अगर DPC ऑलरेडी हो चुकी है, उसको उसका केस कंसिडर किया गया था लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया, तो फिर क्या करोगे, फिर उस केस में भी ये मान लिया जाएगा कि सील्ड कवर में रखना है, डीम टू हैव बीन प्लेस्ड इन सील्ड कवर, और जब तक वो केस उसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो खुलेगा नहीं सील कवर। राइटिंग ऑफ ACR अपार बाय ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, तो सस्पेंडेड ऑफिसर के केस में बता रखा है या तो वो 2 महीने के अंदर लिख सकता है या जब वो अपार लिखने की डेट ड्यू हुई, यानी किसी जूनियर का अपार किसी उसको सस्पेंडेड ऑफिसर को लिखना है तो या तो 2 महीने के अंदर लिख दे वो जब वो सस्पेंड हुआ है, या उसे क्या करना है आज अगर ड्यू होता है तो आज से 1 महीने के अंदर लिख दे। तो ये दोनों में से जो भी काम जो लेटर है बाद का काम है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बाद का काम का मतलब ये कि अगर मान लो सस्पेंड होने के टाइम के दौरान लिखना ही नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब वो सस्पेंड हुआ और ड्यू भी हो रहा है तो 1 महीने के अंदर से लिखना पड़ेगा। No officer under suspension should be allowed to write review the ACR of his subordinate if during major part of writing review he is under suspension। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सस्पेंशन में रहा तो वो अपने सबॉर्डिनेट को कैसे जज कर पाएगा, कैसे उसका असेस कर पाएगा। तो उस वजह से अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का पीरियड जो है मैक्सिमम पीरियड सस्पेंशन में रहा है और उसे जज नहीं कर सकता तो उस केस में उससे ACR नहीं लिखवानी अपने सबॉर्डिनेट की, ये बोला गया है। LTC एंड सस्पेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट LTC पे जा सकता है अगर वो सस्पेंडेड है। तो पहली बात तो ये LTC लेने के लिए कोई ना कोई छुट्टी लेनी पड़ती है। तो जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है
तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको छुट्टी भी नहीं दी जा सकती। छुट्टी नहीं दी जा सकती तो वो एलटीसी भी नहीं ले सकता, क्योंकि एलटीसी लेने के लिए छुट्टी का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अवेल एलटीसी एज ही कैन नॉट गेट एनी लीव, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव भी उसे नहीं मिल सकती ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो एज ही कंटिन्यूज टू बी इन सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड सस्पेंशन, लेकिन क्योंकि वो सर्विस में तो रहता है, ड्यूटी नहीं कर रहा है लेकिन सर्विस में तो रहता है, तो इस वजह से उसके मेंबर्स तो जा सकते हैं एलटीसी पे, वो नहीं जा सकता। लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन, लीव में नॉट बी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर लीव नहीं देना है या नहीं दिया जा सकता, ऐसा बोला गया। मे लिखा हुआ है, मे का वर्ड ऐसा नहीं है कि नहीं दिया सकता, लेकिन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है कि जनरली नहीं देना है। बाकी अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जहाँ पे देने की पड़ रही है तो वहाँ पे दिया जा सकता है मे लिखा वर्ड। मे और शैल में यही होता है कि शैल जो है मैंडेटरी होता है, मे में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसके पास डिस्क्रिशन होता है। हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग द सस्पेंशन, तो जनरली जो हेडक्वार्टर होता है, जो भी लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी होता है वही होता है, और वो उसको चेंज नहीं कर सकता जब तक कि वो परमिशन ना ले ले। तो कैन नॉट लीव द station without prior permission, normally be assumed to be his last place of duty. The order placing an officer under suspension should clearly indicate what is his headquarter would be. तो ये ऑलरेडी हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था सस्पेंशन ऑर्डर को, कि उसके अंदर लिखा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर क्या रहेगा, और उस पर यह भी लिखा जाता है कि वो बिना परमिशन के छोड़ नहीं सकता। तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अपना हेडक्वार्टर चेंज करने की रिक्वेस्ट देता है तो जनरली क्या है, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा उसकी वजह से। तो देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंजिंग द हेडक्वार्टर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच ए कोर्स विल नॉट पुट गवर्नमेंट टू एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा उससे गवर्नमेंट का, तो ये काम किया जा सकता है। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि जब इसके अंदर डिटेल में नहीं दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के दौरान अगर कोई किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी और चीज़ के लिए, डेपुटेशन के लिए अप्लाई करता है, तो क्या उसके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है? तो ये लिखा हुआ है शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉरवर्डेड इफ ही इज अंडर सस्पेंशन। तो जब कोई सस्पेंशन में रहेगा तो उसका इस तरह से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगा किसी दूसरे रिक्रूटमेंट के लिए या ट्रांसफर डेपुटेशन किसी भी चीज़ के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ए सस्पेंडेड ऑफिसर, तो अगर कोई ऑफिसर सस्पेंडेड है ऑलरेडी, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए? तो ये चीज़ डिपेंड करेगी जो भी अथॉरिटी वहाँ पे है और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, किस चीज़ का एलिगेशन लगा हुआ है, किस चीज़ के लिए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये देखना पड़ेगा। तो क्या अगर ग्रेव केस है, कोई सीरियस एलिगेशन है, सीरियस मैटर उसके खिलाफ चल रहा है, तो उस केस में ऐसा करेक्ट नहीं होगा, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना सही बात नहीं होगी, ये बताया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि लाइट मैटर है, उसके अंदर खिलाफ कोई बहुत सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उस केस में जो कंसीडर किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, और अगर ऐसा भी लग रहा है कि उसको केस चलाने की बजाय, उसके खिलाफ केस चलाने की बजाय, उसके अंदर पैसा खर्च करने की बजाय गवर्नमेंट का, अगर उसको हम रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट कर लें तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एक्सचेकर के लिए बेटर होगा, उसके पैसे बचेंगे सरकार के, तो उस केस में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यानी मोटा मोटा बात ये हुआ कि ये केस टू केस बेसिस डिपेंड करेगा और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या लग रहा है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको क्या लग रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, मैटर को देखना पड़ेगा। रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो जब कोई पर्सन अगर रिटायर हो जाता है सस्पेंशन के अंदर तो उसे प्रोविजनल पेंशन दी जाती है, और जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका लास्ट इक्वल टू मैक्सिमम पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच प्लेस ऑन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जाने से पहले जो भी उसकी सैलरी थी, जो भी उसका पैसा था, उसके बेसिस पे उसका मैक्सिमम पेंशन कितना हो सकता है, उतना उसका प्रोविजनल पे बनाया जा सकता है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब उससे कम ही जनरली होगा। क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट करोगे पेंशन के लिए इस केस में, सस्पेंशन के केस में, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये पेंशन रूल का मैटर है, और पेंशन रूल का अगर आप देखना चाहे डिटेल में तो गूगल ड्राइव के थ्रू मैंने ऑलरेडी शेयर करके वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना।
वीआरएस, तो वीआरएस लेना है या नहीं लेना है, ये देना है या नहीं देना है, ये भी वो भी डिपेंड करेगा सरकमस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, इट शैल बी ओपन, ओपन है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए, लेकिन उसे देखना पड़ेगा सरकमस्टांसेस को क्या है, उसके बेसिस पे वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट को। पे एंड अलाउंसेस आफ्टर रिवोकेशन, रीइंस्टेटमेंट फ्रॉम द सस्पेंशन, अगर कोई पर्सन सस्पेंडेड था और उसका सस्पेंशन क्या है, रिवोक हो गया या उसको सर्विस में रीइंस्टेट कर लिया दोबारा से, तो उस केस में क्या होगा वो बता रहे हैं। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर रिइंस्टेटमेंट शैल कंसिडर एंड मेक द स्पेसिफिक ऑर्डर, तो जो भी रिवोक करता है या रिइंस्टेट करता है वो अपने ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में ये लिखता भी है उसका पे एंड अलाउंस क्या होगा और उसकी जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है वो ड्यूटी ट्रीट होगी या नहीं होगी, ये दोनों बातें उसमें लिखी जाती हैं। ऑन कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, अब मान लिया कि वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई और खत्म होने के बाद उसको एक्सोनरेट यानी उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे उसको सारे चार्जेस को बोला कि ये सारे गलत थे, झूठे थे, तो उस केस में क्या है, वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ ओपिनियन दैट सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड, जहां पे ये पाया गया कि जो सस्पेंशन था वो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था, तो उस केस में तो उसको पूरी सैलरी दे दी जाएगी और सारे अलाउंसेस दे दिए जाएंगे। और जहां पे ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो रोल था गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उस केस में उसे मौका दिया जाएगा, उसे नोटिस दिया जाएगा और अपना बात रखने के लिए वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद, उसको कंसीडर करने के बाद उसको कितना पे किया जाएगा, कितना पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, उसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। तो यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई गलती नहीं थी और जो उसका सस्पेंशन था होली अनजस्टिफाइड था, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको पूरी पे और अलाउंस दे सकती है। लेकिन जहाँ पे लग रहा है उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में, उसको ऐसा लग रहा है, उसकी समझ में उसे लग रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कुछ तो उसका ऐसा बिहेवियर था या उसका एटीट्यूड था जिसकी वजह से ये चार्जेस जो थे उसके अगेंस्ट थोड़े बहुत तो बनते हैं, तो उस केस में उसे मौका दिया जाएगा रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंट करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसको कितनी पे देनी है या कितना अलाउंस देना है, और पीरियड को भी ट्रीट करना है या नहीं करना है ड्यूटी को, ये भी डिसाइड किया जाएगा। माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी के केस में स्ट्रिक्ट और क्लियर गाइडलाइंस है कि उस केस में तो सस्पेंशन को अनजस्टिफाइड माना जाएगा और सारे पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे और उसकी ड्यूटी भी ट्रीट की जाएगी सस्पेंशन के पीरियड को। तो ये तो ध्यान में रखना है कि माइनर पेनल्टी के केस में सस्पेंशन की जरूरत नहीं होती है, और अगर किसी को सस्पेंड कर दिया तो पूरी पे अलाउंसेस सब कुछ दिया जाएगा और ड्यूटी भी ट्रीट की जाएगी उस पीरियड को। अदर देन एक्सोनरेशन और माइनर पेनल्टी, अगर ये मान लिया कि एक्सोनरेट भी नहीं हुआ, वो माइनर पेनल्टी भी नहीं लगी, यानी उसको बाजत बरी भी नहीं हुआ और ना ही माइनर पेनल्टी का केस था जिसके अंदर ज़्यादातर उसको पूरी पे मिल रही है और ड्यूटी ट्रीट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस सारे केसेस में उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जो आपका जो बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि कुछ ना कुछ आपका फॉल्ट था, तो आप रिप्रेजेंटेशन से अपना बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस केस में फिर उसके बेसिस पे ट्रीट करना है नहीं करना है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डायरेक्शन रहेगा, उनका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट सो डिजायर, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो जो भी उसका सस्पेंशन पीरियड था उसको लीव में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो लीव कौन सा, लीव जो भी उसके पास ड्यू है, ड्यू एंड एडमिसिबल, तो सच लीव कैन बी इन एक्सेस ऑफ 3 मंथ्स, तो 3 महीने से ज़्यादा का लीव ऐसा दिया जा सकता है टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, और जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट उसको 5 साल से भी एक्सेस में दिया जा सकता है। तो ये बताया कि अगर किसी का लीव है तो वो अपना लीव में भी कन्वर्ट करा सकता है। डेथ वाइल सस्पेंशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि अगर कोई सस्पेंशन में है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जब वो डेथ तक का जो भी पीरियड था, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, एक तो ड्यूटी ट्रीट की जाएगी और उसको सारा पैसा दिया जाएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस को एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, सर्विंग ऑफ चार्जशीट, तो सस्पेंशन ऑर्डर
शुड ऑर्डरली इंडिकेट द ग्राउंड सस्पेंशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं सस्पेंशन ऑर्डर में ग्राउंड होने चाहिए सस्पेंशन के, अगर नहीं है तो उसको 3 महीने के अंदर बताना होता है। और वेयर द चार्जशीट इज नॉट सर्व विद इन 3 months द रीजन ऑफ सस्पेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड। तो वही है, 3 महीने के अंदर तो उसे बताना ही बताना है कि क्या चार्जेस हैं और किसके बेसिस पे सस्पेंड किया गया है। अपील, अगर कोई सस्पेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना चाहता है तो जो रूल 23 है सीसीए रूल का ही, उसके तहत अपील में जाया जा सकता है, यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपील में जा सकता है। तो बाकी ये लिस्ट ऑफ वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का पर्पज़ ये था। इसके अलावा जो ये इंटरप्रिटेशन था, इसको जो है ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। मेन एक छोटी छोटी बातें मैं बात बता देता हूँ कि सस्पेंशन जो एक पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या आता है, डिसेबलिंग है एम्प्लॉय को डिस्चार्ज करने के लिए, ड्यूटी के लिए, मतलब ये सर्विस में है, सिर्फ ड्यूटी से रोका जा रहा है उसे, और ना ही पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उसे आधा तो एक तो गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, उसके अलावा अगर उसकी गलती नहीं होगी तो वो पूरा ही उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस वजह से ये ध्यान में रखना है। और दूसरा ये कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन मैनर में ऑटोमेटिक ऑर्डर के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया तो कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बोल रखा है कि उस केस में इस सस्पेंशन को इनवैलिड करा दिया जाएगा, और उस केस में आपको पूरा पैसा भी देना पड़ेगा और आपका फॉल्ट भी माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखना है किसी को सस्पेंड करते समय, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान में रखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट उसके अंदर सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सस्पेंशन इज जस्टिफाइड इफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज देन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस कंसिडर द सस्पेंशन नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तो वो कर सकती है। और The power of suspension is coupled with a duty in that authority must genuinely address itself to the matter before it। जो पावर ऑफ सस्पेंशन है वो उसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके अंदर एक क्या करती है, एक तरह की ड्यूटी लाती है कि उसे मैटर को गुड फेथ में करना है, जेन्युइनली एड्रेस करना है जो भी मैटर उसके सामने है। किसी तरह का मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इल इंटेंशन उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके सस्पेंशन पीरियड को मिनिमम पीरियड तक के लिए रखना है, ये भी कोर्ट ने बोला हुआ है, ठीक है। और ये इनहेरेंट पावर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर, ये रिवोक करने का या रिव्यू करने का सस्पेंशन ऑर्डर को। जो कोर्ट की पावर है सस्पेंशन ऑर्डर को के अंदर इंटरफेयर करने के लिए वो लिमिटेड है। जो मेन पावर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर है, उसे ही देखना है कि किस तरीके से सस्पेंशन को बढ़ाना है, घटाना है, किसी को सस्पेंशन में रखना है। कोर्ट सिर्फ इतना कह सकता है कि आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, इसलिए आप इसको फॉलो करके दोबारा से इसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाल लो, या उसको देखो कि निकालना है या नहीं निकालना है। तो लिमिटेड है। तो बाकी ये इस तरह से आप इसको रीड कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक बार दोबारा से शेयर कर लूँगा। मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो और फर्दर इसके अंदर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो सस्पेंशन का टॉपिक है ये तो ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो 4 डॉक्यूमेंट थे उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अगर ये डिस्कस करने के बाद प्रीवियस ईयर के सस्पेंशन के या आप जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप चेक करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी छोटा मोटा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गाइडेंस के तौर पे मैं पढ़ाता हूँ। बाकी आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी और भी दूसरा क्वेश्चन जो भी अगर इस तरीका मिलता जुलता आ रहा है तो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे आपका पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज, मेजर पेनल्टी, रूल 11। तो उसके अंदर भी कुछ आपको कोर्ट के जजमेंट बताऊंगा और अच्छी तरह से उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से किस पेनल्टी का क्या मतलब और किस सेंस में वो लाया गया और क्यों उस तरीके से उसको हम पढ़ते हैं या समझते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।